तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th बायोलॉजी के लिए ऑल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, टोटल आपके 80 से 90 प्रश्न आप लोग मान सकते हो, वो सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ ही में इसी सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा में, उसको भी यहाँ पर करवाया जाएगा, क्वेश्चन के साथ में उसका सोल्यूशन भी। और साथ ही में इसी के साथ साथ क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी यहाँ पर करवाया जाएगा सोल्यूशन के साथ में। और लास्ट में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उनको भी यहाँ पर करवाया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर भी आपको बताया जाएगा। तो इसीलिए सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये आपकी ऑल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज जो आपकी है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोग इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बताए जाते हैं, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए जाते हैं, जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न बताए जाते हैं, जितने आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए जाते हैं, सभी प्रश्नों को यदि आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, तो फिर आपको अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 95% तक स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे प्रश्न मैं यहाँ पर आपके लिए ढूंढ करके निकाल करके लेकर आ रहा हूँ। आपको कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही में हर एक वीडियो को ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन को समझते हुए तैयार करते हुए चलना हमने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यदि आपको सीरीज अच्छी लग रही है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। और साथ ही में इसी प्रकार से यदि आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी सीरीज चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही में इसका पहला लेक्चर हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, आज आपका सेकंड लेक्चर रहने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। तो हम इसमें पढ़ रहे थे क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। सबसे पहले हम लोग ने इस सीरीज को स्टार्ट किया था बहुविकल्पी प्रश्न से, जिसमें हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब में जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। एक लेक्चर में ऑलरेडी ले चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाकर के चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर उसकी लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। फिर अब हम लोग आज पढ़ने वाले लेक्चर नंबर सेकंड, इसमें महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का। तो इसमें लेक्चर नंबर सेकंड में जो हम लोग प्रश्न पढ़ने वाले हैं, आइए हम लोग उसका देखना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आपको समझ कर चलना है कि सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत किया करो। और साथ ही में वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ताकि अधिक से अधिक लोग आएँ इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। अब यहाँ पर कोई भी मेहनत आपको करने की आवश्यकता है नहीं, सारी मेहनत मैं करके लेकर के आ रहा हूँ। हर एक प्रश्न को ढूंढ करके निकाल करके लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आओ, उन प्रश्नों को तैयार करो, अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर के आओ। यही मेरी उम्मीद आप लोगों से रहने वाली है। तो चलिए पार्ट नंबर सेकंड में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न रहने वाला पार्ट नंबर सेकंड में, जो कि आपका हो जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उद्भव भूड़ीय मेसोडर्म से होता है। तो ये चीज हमको बताना है कि किसका उद्भव भूड़ीय मेसोडर्म से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसके बारे में आपको समझना है कि किसका उद्भव जो होता है वो भूड़ीय मेसोडर्म से होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले से ऑप्शन सही टिक लगा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो यदि आप लोग याद करके रखोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किसका उद्भव बूढ़े मेसोडर्म से होता है। और यदि आप याद नहीं करोगे तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रुधिर होता है, इसका उद्भव जो होता है वो भूड़ीय मेसोडर्म से होता है। अब उसी प्रकार से मस्तिष्क भी ऑप्शन आपका रहेगा, फेफड़ा भी रहेगा, यकृत भी रहेगा। तो इसमें से सबको आपको देखना है और आपको याद करना होगा कि जो रुधिर होता है उसी का जो उद्भव होता है वो भूड़ीय मेसोडर्म से होता है, ना कि मस्तिष्क, फेफड़ा या यकृत का। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि रुधिर का उद्भव जो होता है वो भूड़ीय मेसोडर्म से होता है। इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाओ, अपनी कॉपी में नोट करो। और उसके अलावा यदि आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ये सारा पीडीएफ आपको टॉपर ग्रुप के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। और यदि आप टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करोगे आप लोग किस प्रकार से, आइए समझ लेते हैं। तो टॉपर ग्रुप 2025 का प्राइस है 499, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। नंबर हमारा हो जाता है 9793940081। इस टॉपर ग्रुप का चार्ज 499 है। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वहाँ पर उनको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे वो लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है।
तो हम लोग को बताना है कि स्त्री में जब अंतरारोपण होता है उस समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया मोरुलावस्था, दूसरा आपका दिया गया वास्टुलावस्था, तीसरा आपका दिया गया गैस्टुलावस्था और चौथा आपका दिया गया निरुलावस्था। तो ये देखोगे सारी चीजें एक हम कह सकते हैं सीक्वेंस में एक अच्छी तरीके से आप लोग देखोगे तो ये आपको कंफ्यूजिंग लगेगी। यदि आप लोग इसको हटा दो तो आप लोग यहाँ पर इसको याद करोगे ना तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि स्त्री में अंतरारोपण के समय जो भ्रूण होता है वो आपका वास्तुला अवस्था में होता है। और यदि आप लोग याद नहीं करोगे तो फिर आप लोग इसमें से किसी भी लगाओगे और गलत हो सकता है उसमें उस समय आपका। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से याद कर लो कि स्त्री में अंतरारोपण के समय जो भ्रूण होता है वो आपका वास्तुला अवस्था में होता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि वृषण की अंतराली, जिसको हम लोग लीडिंग कोशिकाएं बोलते हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि क्वेश्चन में आए कि वृषण की अंतराली कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है तब भी आपको टेस्टोस्टेरोन बताना है। और यदि क्वेश्चन में आ जाए कि वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है तो भी आपको यहाँ पर इस टेस्टोस्टेरोन पर ही सही टिक लगाना है, क्योंकि वृषण की जो अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो दोनों एक ही होती हैं, बस इसका नाम अलग अलग है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो वृषण की अंतराली या फिर लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करिएगा कि वृषण की अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। और साथ ही में जितने भी लोगों को इन सभी प्रश्नों का क्वेश्चन मतलब आंसर जो है वो पहले से पता हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यदि आप लोग साथ साथ में कमेंट करते रहोगे तो फिर आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे तरह तैयार होते रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा से कर पाओगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि स्पर्मेशन शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है। तो हम लोग को बताना है कि जो स्पेर्मेशन है एक कह सकते हैं क्रिया है जो कि शुक्राणु के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है, वो चीज हमको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया शुक्रवाहिका, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है अधिवेशन, तीसरा आपका दिया गया प्रोस्टेट ग्रंथि और चौथा आपका दिया गया शुक्र जनन नलिका। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है कि स्पर्मेशन जो होता है वो शुक्राणु के शुक्र जनन नलिका से मुक्त होने की क्रिया होती है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे और साथ ही में अच्छे तरीके से याद कर लेंगे कि स्पर्मेशन जो होता है वो शुक्राणु के शुक्रजनन नलिका से मुक्त होने की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन को जानने के लिए पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, पूरी फिजिक्स सभी का यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकता है वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे। तो इस पेज पर जितने भी प्रश्न बताए मैंने आप लोग उसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पेज है उस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से हो जाता है कि एंड्रोजन जो होता है, एंड्रोजन को ही हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। ये चीज भी आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो एंड्रोजन होता है वही आपका टेस्टोस्टेरोन भी होता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि एंड्रोजन भी एक ही चीज है और टेस्टोस्टेरोन भी एक ही चीज है, बस का नाम अलग अलग है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों एक साथ में लिख करके बता दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यदि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि एंड्रोजन में मान लीजिए आ गया कि एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है तो कहाँ से होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। टेस्टोस्टेरोन आएगा तो टेस्टोस्टेरोन बहुत लोग याद कर लेते हैं लेकिन एंड्रोजन दिमाग में नहीं रखते। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि यदि एंड्रोजन आ जाए या फिर टेस्टोस्टेरोन आ जाए, दोनों हार्मोन का जो स्रावण होता है वो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइएगा, अच्छे तरीके से याद करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार आया हुआ भी है कि एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है। तो आप लोग आराम से बताएंगे कहाँ से होता है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर कितने लोगों को पता है कि इनमें से कौन कौन सी ग्रंथि है जो कि आपकी नर सहायक ग्रंथि है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको नहीं पता है कि जो शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट होता है, बाल्बो यूरोथिल ग्रंथि होती है, ये सारी क्या है, नर सहायक ग्रंथि है। लेकिन जो तुम्बिका होता है ये आपका बोल सकते हो आप लोग मादा सहायक ग्रंथि है। तो इसीलिए आप लोग तुम्बिका पर सही टिक लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से कि इनमें से कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर तुम्बिका जो आपका है आपका नर सहायक ग्रंथि नहीं है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको भी लिख दिया था कि आप लोग अच्छे तरह से तैयार कर लेना। कोई भी एक नंबर आपका कटे ना, मैं यही चाहता हूँ। और आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में और बाकी अन्य सब्जेक्ट में भी 90 से 95% तक स्कोर करो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ करके, यही मेरी तमन्ना है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए आप लोग भी मेहनत करते रहिए
हमारे साथ में और साथ ही में अच्छी तरह तैयारी आपकी होती रहेगी। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि स्त्रियों में आर्तव चक्र जो होता है वो सामान्यतः कितने दिनों का होता है? ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है और आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि स्त्रियों में जो आपका आर्तव चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, वो कितने दिनों का होता है, ये चीज़ हमको इसमें समझना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया 10 से 11 दिनों का, दूसरा आपका देगा 25 से 26 दिनों का, तीसरा आपका देगा 28 से 29 दिनों का और चौथा आपका देगा 17 दिनों को। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद कर लेना कि स्त्रियों में जो आर्तव चक्र होता है वो सामान्यतः 28 से 29 दिनों का होता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से याद करेंगे कि स्त्रियों में आर्तव चक्र आपका सामान्यतः 28 से 29 दिनों का होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? तो हमको बताना है भ्रूण का रोपण कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने हैं, योनि में या फिर अंडवाहिनी में, अंडाशय में, गर्भाशय में। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझना है कि जो भ्रूण होता है उसका जो रोपण होता है वो गर्भाशय में होता है और वहीं पर भ्रूण विकसित होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण का रोपण कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लाएंगे, अच्छे तरीके से याद करेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने बताए, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि मॉरुला परिवर्धन की अवस्था है। ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मॉरुला परिवर्धन की अवस्था होती है वो आपका इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आपको इसको अच्छे तरह से याद करना पड़ेगा कि युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की जो अवस्था होती है वही आपकी मॉरुला परिवर्धन की अवस्था होती है। तो इसको अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से याद कर लो अपनी कॉपी में नोट करके कि मॉरुला परिवर्धन की अवस्था जो आपकी होती है आपकी युग्मनज व कोरक पुटी के बीच जो अवस्था होगी उसको हम लोग मॉरुला परिवर्धन की अवस्था बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज हम लोग कर रहे थे, इसमें आपका जो सेकंड पार्ट है ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।